कि ये 2025 का चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव है, युग परिवर्तन का चुनाव। 2025 में एक अलग परिस्थिति बनी है जिसमें 5 दल हैं और पांचों दल स्वतंत्र रूप से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। चिराग पासवान ने ये गलत कहाँ कह दिया, क्या मर्डर नहीं हो रहे हैं? पर ये बात कह रहा हूँ कि ये परिवर्तन का वर्ष है, परिवर्तन का चुनाव है। डेली शर्ट बिकता है, एक नहीं 3-3 शर्ट बिकता है। सड़क पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, धक्का खाते हैं और तब जाकर के वो लोगों को ये समझाने में सफल हो पा रहे हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। 44 साल के बाद उनको भी याद पड़ा कि मेरा को भतीजा भी है जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। जो है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात। सुबह के 7 बज चुके हैं और इस खबर में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो बिहार के राजनीति के पर्दे के पीछे जो खेल चल रहे, वो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। और अभी जो फिलहाल चल रहा है वो एनडीए के बीच में जो है खींचातानी चल रहा है, वो आपको भी साफ साफ दिखाई देगा। सेकंड आपको दिखाई देगी जो विपक्ष का जो बयानबाजी है वो भी चल रहा है। साथ ही आपको जो बिहार की राजनीति है उसमें नई नई चालें चलती आ रही है। तो हमारे साथ अभी बाबा बैठे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बाबा होगा कि जो बिहार की राजनीति में अभी एनडीए में थोड़ा टूट का दिख रहा है कि टूट होने की संभावना हो रही है, तो इसके अंदर क्या खींचातानी चल रही है बाबा? देखिए, इसको अगर राजनीतिक टर्म में कहें तो इसे नूरा कुश्ती कहते हैं जी। होना कुछ नहीं है। कभी कभी आपने देखा है नोक झोंक होते हुए जी जी, बच्चों में नोक झोंक होते देखा है, उसमें दुश्मनी नहीं होती है जी। वो एक मतलब समझिए कि छेड़छाड़ होता है, वही छेड़छाड़ चल रहा है। यहाँ पावर गेम चल रहा है, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है जी। उसके बाद सीट शेयरिंग के समझौता के साथ साथ किस किस सीट पर किसने किसने उंगली रखी है जी, कौन सीट किसको चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के इसको नूरा कुश्ती कहते हैं। और नूरा कुश्ती ये चलेगी जब तक ये सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उस सवाल में एनडीए गठबंधन के भीतर कुछ चल रहा है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के भीतर कुछ चल रहा है। कारण उसका अब देखिए होइएगा कि कभी भी आप जब अपने क्लास में पढ़ते होइएगा जी, तो जो फर्स्ट लड़का आता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है, उसी से कंपटीशन सबको होता है जी। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है जी। वो तीनों एक दूसरे को मात देने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं जी। ये कंपटीशन अब एनडीए गठबंधन के भीतर भी चल रहा है जी। चिराग पासवान जो सबसे बड़े की फैक्टर हैं जी, हम उनकी बात करें। हालांकि आज आपने जो सवाल रखा है उसमें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी, इसके बाद आपने रखा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, तेजस्वी और राजेश राम जी, ये बाजी मारेंगे या फिर जो सत्ता की चाबी है, कुंजी है, वो किसी और के हाथ में होगी। तो उसमें कुशवाहा है, मांझी है, गुप्ता है, ओवैसी है, इनके हाथों में होगी। देखिए, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान राजनीति है, और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको कि ये 2025 का चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव है, युग परिवर्तन का चुनाव है। यहां से एक पीढ़ी आराम करेगी और दूसरी पीढ़ी जो है अब अपने लाइन में आ गई है। यहां से उसका जो है वर्चस्व कायम होगा। लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हैं। वहीं प्रशांत किशोर खुद तो राजनीति में है, लेकिन वो किसी पद पे नहीं बल्कि वो सूत्रधार के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने भी किसी ना किसी को चार्ज दे दिया है जी। आगे बढ़ते हैं तो रामविलास पासवान के देहांत के बाद उनके पुत्र स्वाभाविक रूप से उनके उत्तराधिकारी थे, जिसको कार्यभार मिला और बहुत सारे झंझावातों से होकर के चिराग पासवान इस जगह पर आए और वो अब एक बड़े प्लेयर के रूप में है। वहीं आप देखिए कि जीतन राम मांझी के पुत्र भी सामने आ रहे हैं जी। संतोष सुमन पिछले कई चुनाव से आप देख रहे होंगे कि एक्शन मोड में भी हैं, अब तो एमएलसी भी हैं और मंत्री भी हैं नीतीश कुमार की सरकार में जी। इसके अलावा नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी चर्चा हो रही है जी। लेकिन इन चर्चाओं के बाद ओवैसी की चर्चा भी हो रही है। इसमें चर्चा आप आईपी गुप्ता का भी देख रहे होंगे जी। इन सभी में मुकेश सहनी की भी चर्चा चल रही है जी। वो भी एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने नजर आ रहा है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जो इस बार का चुनाव होने वाला है उसमें खींचतान चलती रहेगी जब तक कि सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर नजर आ रही है कि इसमें जब हम आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2010 की। 2010 में जो एनडीए का, आपने कभी पूछा कि एनडीए का क्या स्थिति है, एनडीए में भीतर क्या चल रहा है, एनडीए में खटपट है, तो 2010 की स्थिति देखिए। तो 2010 में 2 दल थे जी,
2005 में भी 2 ही दल थे जी। 2010 में 2 दल थे, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जी। इन दोनों ने चुनाव लड़ा था और बेहतर प्रदर्शन किया था। 2005 से भी बेहतर प्रदर्शन हुआ था जी। 2015 में आ जाइए, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था जी जी। उसमें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी उस समय थी जी। वो थी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी थी जी इसके अलावे खुद वो अपने से मौजूद थे ही जी। और इसके अलावा ये 3 ही पार्टियां थी उस समय, 3 पार्टियां थी और तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी जी। जिसमें बाहर से सपोर्ट जो है वो मुकेश सहनी का मिल रहा था, वो उन्होंने तब तक पार्टी नहीं बनाई थी जी। तो 2015 में इनके अगेंस्ट में जो लड़ाई चल रहा था वो लड़ाई चल रहा था महागठबंधन का। महागठबंधन में 3 दल थे जी। जिसमें जनता दल यूनाइटेड थी, राष्ट्रीय जनता दल थी और कांग्रेस थी जी। यहाँ भी पूरा जो कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो नहीं था जी। 2020 में आ जाइए तो 2020 में भी परिस्थितियां अलग बदल गई थी जी। चिराग पासवान बाहर हो गए थे जी। उपेंद्र कुशवाहा अलग से चुनाव लड़ रहे थे और 4 दलों का ये एनडीए गठबंधन था जी। जिसमें नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी का टाई अप था, अपनी सीटों में से नीतीश कुमार ने दिया था जीतन राम मांझी को और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों में से मुकेश सहनी को दिया था जी। ये परिस्थिति बनी थी 2020 में। लेकिन 2025 में एक अलग परिस्थिति बनी है जिसमें 5 दल हैं और 5 दल स्वतंत्र रूप से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बिल्कुल। इसमें कोई किसी को सीट दे नहीं रहा है जी। लेकिन जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लगातार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जहां आकर के पूरा मामला उलझ जा रहा है जी। वो है कि नीतीश कुमार का सीट शेयरिंग फार्मूला। उस फार्मूले पर नीतीश कुमार ने जाकर के पेच फंसा दिया है जी। और आप जानते हैं कि पेच फंस जाता है तो गुड्डी जो है या तो ढील दीजिए या खींचिए, दोनों में से जैसे काटना हो काट लीजिए। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि गुड्डी अगर कट गई तो एनडीए गठबंधन में भगदड़ मच जाएगा। और जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि खींचतान चल रही है तो निश्चित रूप से खींचतान चल रही है, बयानों को देख करके आपको अंदाजा हो सकता है। लेकिन इन बयानों के बाद कुछ ऐसे बयान भी आए हैं। कल ही मैं देख रहा था, आप लोगों ने खबर जो किया था उसमें मैं देख रहा था कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के काफी गर्माहट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ एक बयान और आया है नीरज कुमार का जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जो चिराग पासवान के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने अपराध को लेकर के बातें कही है। अपराध के आंकड़े हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जिसकी कमीज एकदम बिल्कुल साफ है उसमें हल्का सा भी कोई दाग लग जाए तो नजर आता है। बिल्कुल। तो अगर चिराग पासवान ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना चाहिए था कि हमारे कमीज पे जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। नीतीश कुमार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था और ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं और मजबूत पकड़ बनाने की जरूरत है और हमारे जो वर्कफोर्स है, जो हमारी पुलिस है, उसको और ज्यादा ताकतवर या और ज्यादा उसको अलग तरीके से अनुसंधान करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में न तो चिराग पासवान ने गलत कहा है, चिराग पासवान ने ये गलत कहाँ कह दिया, क्या मर्डर नहीं हो रहे हैं? वो तो प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं। जो फैक्ट है उसको लेकर के अभी आप समझिए कि जब आपके उप मुख्यमंत्री को ही धमकी मिल जाती हो, इसमें किसको धमकी नहीं मिली है? जीतन राम मांझी को नहीं मिली है, बाकी उनके साथ जो घुचुर कर रहे थे कमरे में, अकेले कमरे में जो बात कर रहे थे, पॉलिटिकल गप लड़ा रहे थे और सेट कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन में कैसे उलट पलट कर दिया जाए, उनके उस मित्र उपेंद्र कुशवाहा को धमकी नहीं मिली क्या? चिराग पासवान को धमकी नहीं मिली क्या? अब तो सम्राट चौधरी को धमकी मिल गई है। अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि अभी भी अपराध नहीं है? ये कहीं ना कहीं एक डर है जिसको पैदा करना होगा और ये डर धीरे धीरे करके अपराधियों से निकला है। लंबे समय से नीतीश कुमार ने अपराध पर अंकुश लगाया है, नियंत्रण किया है, गृह विभाग उन्हीं के पास है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से आर्गुमेंट लोग करेंगे ही करेंगे। इन्होंने इस तरह से बात तो नहीं कही है, अब आप ही के लोग ये बात कह रहे हैं, भाजपा के लोगों ने तो कहा है कि जो स्थिति है आप निकालिए उनको भाजपा से, अगर आपको लगता है तो कि गलत कर रहे हैं तो, कि अपराध हो रहे हैं, अब व्यवसायियों के लिए मुफीद नहीं रह गया है, लगता है कि अब हम लोग अपने परिवार को लेकर के विदेश में बस जाना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है।
खैर इन सभी बातों पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 5 दल हैं और पांचों दल एक दूसरे से सीट खींचने के चक्कर में एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे निपटने का एक बड़ा जिम्मेवारी जो है वो भाजपा और जदयू पर है, क्योंकि दो बड़े घटक दल हैं और दोनों ये चाहेंगे कि पांचों के पांचों दल रह जाएं। कैसे रह जाएं ये एक अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, आपका प्रश्न भी बिल्कुल जायज था कि एनडीए गठबंधन के भीतर खटपट चल रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो जैसे कि बाबा अभी युवा वर्ग को लेके चले, क्योंकि युवा वर्ग अभी सबसे मेन मुद्दा बना हुआ है, मोटिव बना हुआ है, तो युवा वर्ग के लिए कहा जाता है कि तेजस्वी यादव है पसंद। तो तेजस्वी यादव के अलावा और युवा वर्ग के लिए क्या लगता है, क्योंकि चेहरे बहुत हैं, तो कौन पसंद है? देखिए आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया जी, अभी जो मैं शुरुआत मैंने किया था उसमें मैंने बताया कि ये एक परिवर्तन का चुनाव है। 2025 के चुनाव में एक पीढ़ी जो है वो समाप्त हो रही है, उस पीढ़ी का यहाँ से विराम हो जाएगा और अगले चुनाव तक नई पीढ़ी आपको पूरी मजबूती के साथ और हो सकता है कि पूरे कमांड के साथ नजर आए, हो सकता है कि इस चुनाव के बाद भी वो कमांड में आ जाए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये परिवर्तन का वर्ष है, परिवर्तन का चुनाव है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आपकी जमीन पर हमने देखा है, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, आपको पता है कि पूरी टीम लेकर के वो जा रहे हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उन कार्यों के साथ साथ वो जमीनी हकीकत पता करने जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह का लोगों का रुझान है। हम पटना में बैठ करके तो विश्लेषण अपने बंद कमरे में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब तक जमीनी हकीकत नहीं होगी तब तक हम कोई विश्लेषण उस तरह से नहीं कर सकते हैं जो कि जा करके ऑथेंटिक हो। और अब भारत लाइव का ये हर चुनाव में रहा है कि हमने जो सटीक विश्लेषण किया है, सिर्फ एक जगह हम थोड़ा सा फेल हुए थे, हालांकि नमन जी पास हुए थे, लेकिन हमारा विश्लेषण, नमन जी चूंकि दिल्ली में थे, मैं दिल्ली नहीं गया था, मैंने ग्राउंड रियलिटी को बताया था और अचानक से जो आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उसने वोटों का हेर फेर करवाया है, उन्होंने वोटरों को जो वोटर थे भाजपा के उनको रख करके और बाकी के वोटरों को नाम कटवाया है, ये सारी बातें भी हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन जो फैक्ट यही है कि हम लोग अब तक जितने भी चुनाव को लेकर के हम लोगों ने जो परसेप्शन रखा है, हमारी जो सर्वे टीम ने सर्वे किया है, हम बहुत हद तक 90% कम सत्य हुए हैं, सही हुए हैं। और यही बात हमने 2024 में भी कहा था, हमने कहा था कि 30 सीट से एक सीट ज्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल वही हुआ। अगर नीतीश आ जाते हैं तब हमने कहा था कि 30 सीट आएगा, अगर नीतीश नहीं रहते हैं तो 12 से 15 सीट पे पूरी एनडीए गठबंधन अटक जाएगी और महागठबंधन को 25 सीट आएगा, ये भी मैंने कहा था। परिस्थितियां आपने देखा कि क्या हुआ, बिल्कुल मेरे जो प्रेडिक्शन थे, जो मैंने आंकलन किया था उसके अनुरूप था। अब जो वर्तमान स्थिति है कि सीटों को खींचने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। युवा की बात आपने की, तेजस्वी यादव स्वाभाविक रूप से चूंकि अपने पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, अपने पिता के विरासत को लेकर के चल रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। चिराग पासवान की भी बात मैंने कहा, वो भी युवा है और जरा भी 1 इंच भी उनसे पीछे नहीं है। वोटों में हो सकता है कि चूंकि उनके पास एक एमओआई समीकरण है, उस समीकरण के 14% तो यादव ही है और इनके पास 7-8% है चिराग पासवान के पास, तो निश्चित रूप से ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं। अगर बाकी के लोगों को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से दोनों युवा हैं और दोनों के आप सभाओं में देखिएगा भीड़ होता है। तीसरे युवा आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर की बात आप कर लीजिए, अब युवा के श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन हम उनको युवा के श्रेणी में ही रखते हैं और हम ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 11 अप्रैल के बाद जिस तरह से अपना कमान अपने हाथ में लिया है और बाउंस बैक किया है, आप उनकी सभाओं में भीड़ देख सकते हैं। रेगुलर उनके मजबूर होकर के, हम मजबूर होकर के बता रहे हैं और लोगों की तरह नहीं, हम मजबूर होकर के प्रशांत किशोर की खबरें करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनकी सभा में इतनी भीड़ हो रही है और प्रशांत किशोर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप खबरों में नहीं देंगे तो आप अन्याय करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिहार की जनता को यह बताना जरूरी है कि कौन कौन फ्रेम में है और कौन कितना मेहनत कर रहा है। सारे नेता अपने बंद कमरे में बैठ करके काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर प्रतिदिन उनका देखिएगा डेली शर्ट बिकता है, डेली शर्ट बिकता है, एक नहीं 3-3 शर्ट बिकता है, सड़क पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, धक्का खाते हैं और तब जाकर के वो लोगों को ये समझाने में सफल हो पा रहे हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो रहा सवाल प्रशांत किशोर की बात का, तो प्रशांत किशोर की खबरें आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है और सारे चैनल करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, ये नहीं पहले था कि कहा जाता था कि फलाने कर रहे हैं, ठिकाने कर रहे हैं, वो उनको ज्यादा दिखा रहे हैं, उनको कम दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने अपना रोल बदला है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, आप सम्राट चौधरी को दिखाने के लिए मजबूर है क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो बयान देते हैं तो आप दिखाना ही पड़ेगा आपको।
आप तेज प्रताप को अलग नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप अपने परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने टोपी बदल ली है, और जब टोपी बदल लिया तो निश्चित रूप से वो बहुत कुछ बदलेंगे। 2019 में उन्होंने दिखाया था अपना दम, कई सीटों पे उन्होंने हराया था, मैं ये कह रहा हूँ। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्होंने खुल करके चुनाव प्रचार किया और हराया भी अपनी ही पार्टी को। इस बार भी वो उसी रूप में चल रहे हैं। अब इन सभी बातों को लेकर के एक युवा तेज प्रताप यादव भी हैं, भले ही वो परिवार और पार्टी से अलग हो गए हैं, लेकिन युवा तो वो भी हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और महुआ में जो बेचैनी उन्होंने पैदा कर दिया वो तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अपनी टीम को लेकर के जिस तरह से उन्होंने एक दिन पहले, आप देखा होगा 2 दिन पहले, उन्होंने पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम हुआ जी, बहुत भीड़ भी दिखने, जबरदस्त भीड़, और महिलाओं को जुटा करके वीरांगना फूलन देवी के नाम पर जो कार्यक्रम, शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम उन्होंने किया, उस कार्यक्रम में आप छोड़िए ना निषाद समाज को और बाकी सब समाज को, उनके समाज को, बाकी के समाज भी उनके साथ खड़े रहने के लिए मजबूर हैं जी। मंच पर आपने देखा था सारे निषाद समाज के लोग थे, लेकिन नीचे की कुर्सियों पर आप देख लीजिए कि कौन ऐसी जाति के लोग हैं कि नहीं है। मैं संजीव मिश्रा को देख रहा था जो लगातार समझिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए वो खड़े हैं वहां। वहीं एक लाइन से आप देखिए कि पूरे अगली पंक्ति में लोग बैठे हुए थे, महिलाएं वहां पूरा जोर लगा करके बात कर रही थी। तो एक फैक्टर वो भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, जो अपने धड़े के साथ खड़े हैं जी। प्रशांत किशोर के बाद, इसके बाद एक ओवैसी की बात आप कर सकते हैं। ओवैसी भी बिहार में एक जगह की तलाश कर रहे हैं। हालांकि 2020 में उन्होंने कोशिश किया और कामयाब बहुत हद तक हुए। एक गठबंधन में उन्होंने 5 सीटें जीती, जबकि उस गठबंधन में एकमात्र सीट और आया था जो बीएसपी ने जीता था, लेकिन 5 सीट जीत करके आए। भले उनके 4 विधायकों को उन्होंने कहते भी हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद विधायक चोर हैं जी। इस बार वो 50 सीटों पर लड़ करके 25 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वो भी एक युवाओं को लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा आप बात कर लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की जी। वो भी अपनी जगह पर नए स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। 44 साल के बाद उनको भी याद पड़ा कि मेरा को भतीजा भी है जी। नहीं, एकदम 44 साल के बाद उनको याद आया कि भतीजा भी है। उस भतीजा को भाई नीतीश जी काहे कुर्सी दे रहे हैं, दे दीजिए। अब आप अस्वस्थ रह रहे हैं, उनको दे दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा दौड़ रहे हैं बिल्कुल। आप सुबह उठिएगा तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और पता चला कि नीतीश कुमार तो मधुबनी में है। बताइए, अब सोचिए वो बीमार कैसे हैं भाई। इतना ज्यादा आप अपने बेड पे सोए रहते हैं तब तक वो जाकर के एक्शन में है। तो ऐसी स्थिति में आप चलिए, आप भी एक कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो। इसके अलावा जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष मांझी, उनको भी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं ठेल करके आगे बढ़ाने का। बहुत हद तक उन्होंने बढ़ाया भी है। और एक पॉलिटिशियन की तरफ पहले तो नहीं, लेकिन पिछले मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि संतोष सुमन में एक पॉलिटिशियन वाला सारा गुण आने लगा है। वो पॉलिटिशियन टाइप बात भी करने लगे हैं, पॉलिटिशियन टाइप सोचने भी लगे हैं। मेरी कई राउंड की उनसे बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है, और एक परिपक्व नेता के रूप में वो भी नजर आते हैं। जीतन राम मांझी से बिल्कुल अलग उनकी शैली है। वो जीतन राम मांझी वाली शैली में बात नहीं करते, वो बहुत ही ठहर करके बहुत कैलकुलेटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक अच्छे नेता के रूप में वो भी उभर करके सामने आ रहे हैं। तो ये सारी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा लंबी लाइन है। राजेश राम की बात कर लीजिए आप, कृष्णा अल्लावरू आए हैं, इसके बाद कन्हैया कुमार की बात कर लीजिए। एक लंबी फहरिस्त, लंबी लाइन है। इस लाइन में इतने नेताओं का नाम आप जोड़ सकते हैं। कतार बहुत लंबी कतार है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि कई नेताओं के पुत्र इस बार चुनावी मैदान में होंगे, कई जीत कर भी आएंगे और एक नई शुरुआत होगी। ऐसे में ये बात मान के चलिए कि 2025 के बाद कितना बदलेगा विधानसभा का नजारा, तो देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से आप हर बार आप देख लीजिएगा कि करीब 40 से 45% लोग चुनाव हार जाते हैं, बिल्कुल नए लोग आते हैं। तो इस बार ये संख्या और बड़ी हो सकती है। एक तो पहले आप ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ कि उम्मीदवारों के चयन में हर पार्टी, हर गठबंधन ये ध्यान रखेगा कि ऐसे लोगों को वोट सीट दिया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए जो जिताऊ हो, जिनके पास पूरा वर्कफोर्स लगे। तो इसमें कई नेताओं के पुत्र भी हैं, कई युवा हैं जिनको इस बार चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें मैं कम से कम 1 दर्जन लोगों का नाम जानता हूँ। मैंने कई लोगों को देखा। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ सराय रंजन में जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं विजय चौधरी को पानी पिला रहा है एक युवा कुणाल कुमार। बिल्कुल, मैंने देखा है, वीआईपी से ही वो हैं। उसके बाद आप एक युवा को और देख लीजिए छातापुर में।
3 बार से जीतते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री हैं, और डर के मारे अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं जी। उन्होंने कुछ नहीं किया, मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया, सारे रिकॉर्ड खंगाल करके लोगों के साथ स्पॉट पे जाकर के 2 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया। हाँ। उन्होंने दिखाया कि कैसे चचरी के पुल पर लोग जा रहे हैं जी। और आप समझिए पानी की समस्या इतनी गंभीर वहां है और आप मंत्री उसी विभाग के हैं जी। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा मैंने देखा, कल ही मैं एक विश्लेषण कर रहा था, मेरी टीम जब गई हुई थी तो गया के टूर में, तो वारसलीगंज में मैंने देखा चितरंजन कुमार का नाम हर कोई ले रहा है जी। यहाँ आप पटना के कई क्षेत्रों में आप देख लीजिए तो बदलता हुआ नजर आ रहा है जी। हर जगह युवा ही दिख रहे हैं बिल्कुल। जमुई में आप देख लीजिए, जमुई में श्रेयसी सिंह 5 साल, जमुई का एक रिकॉर्ड भी रहा है, श्रेयसी सिंह जमुई में लोगों के नजर में चढ़ गई हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीदवार की जरूरत है। वहां भी कई युवा तैयारी शुरू कर चुके हैं, कई युवाओं को मैं जानता हूं जो तैयारी कर रहे हैं, वहां अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम भी कर रहे हैं, वहां रोजगार का सृजन कर रहे हैं, वहां पलायन रोक रहे हैं। और जमुई जैसे जगह में आप समझिए कि आप लोगों के बीच में रहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और आपके विधायक जीत करके चले गए, लोगों तक जाति तक नहीं है। मेरी जानकारी जहां तक है, उसको कई अखबारों में भी खबरों मैंने देखा है कि वो अपने क्षेत्र तक में 20 सूत्री कार्यक्रम तक नहीं जाती हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है। वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हैं कि भैया कहाँ हम फंस गए इधर विधायक बन करके, अब तो मजबूरी 5 साल झेलना है। लेकिन उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगली बार हो सकता है कि वो सांसद के लिए लड़े। लेकिन जमुई में भी परिवर्तन, तो आप मान के चलिए कि पूरा जो माहौल बना हुआ है उसमें युवाओं की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। और 2025 में विधानसभा का नजारा कुछ अलग होगा, आप लोग रहेंगे ही और देखेंगे कि विधानसभा में इस बार जब नवंबर में 22 नवंबर के बाद किसी भी दिन हो सकता है कि सरकार का शपथ ग्रहण हो, और हो सकता है कि 22 नवंबर तक आपका परिणाम भी आ जाए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको युवाओं की एक बड़ी लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। जाति पाति का भी बंधन कुछ हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये युवा बदलाव चाहते हैं और बदलाव में इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो जिस प्रकार अभी बाबा आप युवा का बात करें तो तेजस्वी यादव जो रणनीति कर रहे हैं, क्या वो परिपक्व नेता बन गए हैं? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जिस तरह की रणनीति आप देखिए विधानसभा में जिस तरह से वो अपना दम थम दिखला रहे हैं जी, अकेले वो इतने बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ रहे हैं, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जी, जिसका कार्यकर्ता सबसे अधिक है, जिसका जनाधार सबसे बड़ा है, उस पार्टी के लोगों को पानी पिला रहे हैं वहां। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो 20 साल से खूंटा गाड़ करके बिहार की राजनीति पर बैठे हुए हैं, उस नीतीश कुमार को एकदम समझिए कि उनके मुंह पे टेप चिपका दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से परिपक्व नेता के रूप में हुए हैं और नीतीश कुमार को निश्चित रूप से उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही उनको नेता बनाया। नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं बनते, वो अगर उनको सत्ता में रख देते तो उनको पता ही चलता है कि विपक्ष होता कैसा है, नेता कैसे होता है। मैंने सुना था कभी शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेजस्वी यादव तब नेता बनेंगे जब सड़क पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे और जेल जाएंगे जी, आंदोलन करके। ऐसा नहीं कि चोरी हमारी करके नहीं, आंदोलन करके जेल जाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी। तो निश्चित रूप से सड़क पे उतरे, धक्का मुक्की हुई, ये सारी बातें तो हो गई हैं। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है कि आंदोलन उस तरह का होता है कि जेल में ठूसा जाता है, जेल में जाना पड़ता है। लेकिन केस तो उन पर एक आध दो को हुई ना गया होगा जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार अब बाबा, ये लास्ट मेरा प्रश्न होगा कि जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बहुत सारे चेहरे हैं, इसमें से आपको क्या लगता है कौन किंग मेकर के रूप में उभरेंगे और किनके हाथ में अभी चाबी रहेगी इसके? तो मैंने बताया ना कि देखिए ये सभी जितने नाम मैंने लिए, चाहे वो नीतीश का, सम्राट का, चिराग पासवान का, प्रशांत किशोर का, तेजस्वी का, राजेश राम का, कुशवाहा का, मांझी का, गुप्ता का, ओवैसी का, मुकेश सहनी का, संतोष सुमन का, जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये सभी अपने अपने खेमे में, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने वर्ग में कैपेबल है और कभी भी ये परिवर्तन कर सकते हैं। इनमें से किसके हाथ में क्या मिलता है, अब ये भी सवाल उठता है कि सीट किसको कितना मिलता है। जिसको जितना सीट मिलेगा उस हिसाब से वो जीत करके आएगा। और इस बार का चुनाव मैं बार बार कह रहा हूं ना कि एकदम देखिएगा 2020 के से भी ज्यादा कठिन होने वाला है। या तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, बिल्कुल 200 से ऊपर आएगा किसी भी गठबंधन को आए, या फिर सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे। एक एक विधायक को खोजना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार बनाने में देर भी लग सकती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत अगर नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में हंग असेंबली होगी और भी बहुत सारी बातें होती दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे नजदीक आएगा सीट शेयरिंग का समझौता होगा, गठबंधन के स्वरूप बदलेंगे या फिर यही गठबंधन रहेगा, उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा कि क्या होने वाला है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में तो यही नजर आ रहा है कि हंग असेंबली होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि भीतर की बात में अभी जो राजनीति में रणनीति चल रही है, अभी युवाओं का ज्यादा दिख रहा है, प्रभाव हो सकता है
फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681